राहुल और उसके डैड रामचंद्र महाराष्ट्र में रहने वाले एक बहुत ही ऑर्डिनरी फिशरमैन थे, जो रेगुलर बेसिस पे कृष्णा रिवर से मछलियां पकड़ के उसे आगे जाके मार्केट में सेल करते थे। अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हुए जब 11 सितंबर 2003 को राहुल अपने डैड के साथ मछलियां पकड़ने के लिए पानी में उतरा, तब अचानक से किसी चीज ने राहुल के डैड को पानी के अंदर खींच लिया। डर के मारे जब राहुल चीखने चिल्लाने लगा तो गांव के बहुत से लोग इकट्ठा हुए एंड रामचंद्र जी को बचाने की कोशिश की गई। बट पानी के अंदर वो जो भी चीज थी वो इतनी ज्यादा रेजिलियंट थी कि लाख कोशिशों के बाद भी उसने रामचंद्र जी को नहीं छोड़ा एंड उन्हें पानी के अंदर ले जाकर वो चीज कहीं गायब हो गई। 24 आवर्स के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रामचंद्र जी के बॉडी को रिकवर किया एंड इन्वेस्टिगेशन करने पे ये पता चला कि वो एक क्रोकोडाइल अटैक था एंड उस क्रोकोडाइल की साइज 12 फीट थी। मतलब अगर हम ये भी मानकर चले कि रामचंद्र जी की हाइट 6 फीट होगी, फिर भी वो क्रोकोडाइल उनसे 2 गुना ज्यादा बड़ी थी एंड ऐसे किसी जानवर से बचना इम्पॉसिबल था। क्रोकोडाइल ने सबसे पहले विक्टिम के पैर पर बाइट किया, जिसके बाद वो उन्हें स्टमक से पकड़ते हुए पानी के अंदर ले गई थी एंड ये सब राहुल के आंखों के सामने होते हुए भी राहुल इसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाया। बट ऐसा एक सिमिलर इंसिडेंट ये 2022 में पवई लेक में भी हुआ था, जब विजय काकवे नाम के एक फिशरमैन पे क्रोकोडाइल ने अटैक करके उन्हें बहुत ही सीवियरली इंजर कर दिया था। लकीली इस अटैक में विजय काकवे जी की जान बच गई। जब भी हम ऐसी कोई स्टोरी सुनते हैं हमें जानवर की ताकत का अंदाजा तो लगा देते हैं, बट उसी के साथ हम अपने दिमाग में एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर लेते हैं कि जो चीज विजय काकवे जी के साथ हुई या जो चीज रामचंद्र जी के साथ हुई वो हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ या हमारे पेरेंट्स के साथ नहीं होगी, क्योंकि हम तो सिटीज में रहते हैं एंड सिटीज में क्रोकोडाइल्स नहीं रहती। बट अब सिटीज भी सेफ नहीं है, क्योंकि मुंबई के बहुत से पब्लिक प्लेसेस से इन क्रोकोडाइल्स को रेस्क्यू किया जा रहा है। एक रीसेंट इंसिडेंट में जब दादर के महात्मा गांधी स्विमिंग पूल के एम्प्लॉय सुबह 5:30 बजे पूल की तरफ बढ़े, तब उन्हें ऐसा लगा जैसे पूल के पानी में कोई चीज तैर रही है। बट ये पूल पब्लिकली 7 बजे ओपन होता है, तो जाहिर सी बात थी कि कोई गेस्ट तो इस पूल में होगा नहीं। बट अक्सर इन ओपन पूल्स में चूहा, बिल्ली या किसी बर्ड के गिरने के चांसेस होते हैं एंड यही चेक करने के लिए जब उस एम्प्लॉय ने पूल के पानी में ध्यान से देखा तो कुछ सेकंड्स के लिए उसकी सांसें रुक गई, क्योंकि पूल के पानी में एक क्रोकोडाइल का बच्चा था। Bizarre to say the least, a baby crocodile was found in a BMC pool. A 2 feet long crocodile was reportedly found in this pool, and you have, of course, the visuals of that crocodile as well. This video, as one would expect, has gone viral. लकीली ये पूल ओपन होने से पहले उस क्रोकोडाइल को रेस्क्यू किया गया एंड दोनों क्रोकोडाइल एंड ह्यूमन सेफ थे। बट अगर गलती से ये क्रोकोडाइल किसी बच्चे के पास चली जाती तो न्यूज ये नहीं होती कि क्रोकोडाइल को रेस्क्यू किया गया, न्यूज कुछ और ही होती। किसी क्रोकोडाइल का पूल में मिलने से भी ज्यादा डेंजरस है कि ये क्रोकोडाइल हमें मुंबई के फुटपाथ पे देखने मिले एंड ऐसे कुछ देखने मिला था ग्रैंट रोड में, जब मौलाना शौकत अली रोड के फुटपाथ पे एक जुवेनाइल क्रोकोडाइल को रेस्क्यू किया गया था। ये क्रोकोडाइल एक बॉक्स में ट्रैप थी एंड अब तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये बात नहीं पता कि ये क्रोकोडाइल इस बॉक्स में पहुंची कैसे। तो अगर ये क्रोकोडाइल्स हमारे पूल में है, हमारे फुटपाथ पे, तो क्या ये भी पॉसिबल है कि ये हमारे गटर में हो? एंड इसका आंसर है यस। एंड ये हमें तब पता चला जब गोरेगांव ओशिवरा के गटर से क्रोकोडाइल को रेस्क्यू किया गया था। इनिशियली इस क्रोकोडाइल को एक शराबी ने स्पॉट किया था एंड वो अक्सर लोगों को कहता था कि इस गटर में एक क्रोकोडाइल, एक मगरमच्छ घूम रहा है। बट एक शराबी की बातों पे क्यों कोई भरोसा करेगा? बट वक्त के साथ वहां के लोकल्स ने भी इस क्रोकोडाइल को स्पॉट करना शुरू कर दिया एंड तब जाके एनजीओस को बुला के इस क्रोकोडाइल को रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा मुलुंड के एक चौल से, अंधेरी के एक वेल से एंड माहिम नेचर पार्क से भी क्रोकोडाइल्स को रेस्क्यू किया गया है। बट 2019 से पहले किसी क्रोकोडाइल का मुंबई में रेस्क्यू होना बहुत ही ज्यादा रेयर था। फिर पिछले 4-5 सालों में ऐसा क्या हो गया कि मुंबई के इतने सारे पब्लिक प्लेसेस से इन क्रोकोडाइल्स को रेस्क्यू किया जा रहा है? एंड ये समझने के लिए आपको मुंबई के क्रोकोडाइल्स को समझना होगा। तो क्रोकोडाइल्स 2 तरीके की होती है, सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर। जो क्रोकोडाइल्स हमें मुंबई में देखने मिलती है वो फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स है एंड इनका कॉमन नेम है मगर। इनकी साइज 10 फीट टू 14 फीट तक ग्रो हो सकती है एंड मेल से कंपैरिजन में फीमेल्स थोड़ी ज्यादा बड़ी होती है। अब ये क्रोकोडाइल्स मुंबई में मेनली सिर्फ 3 लोकेशंस पे देखने मिल सकती है, विहार लेक, तुलसी लेक एंड पवई लेक, जहां ये बहुत ही पीसफुली रहती है। एंड ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्हें अपनी टेरिटरी को फिशरमैन्स के साथ शेयर करना पड़ता है एंड बहुत से वक्त ऐसा भी होता है कि ये फिशिंग नेट में ट्रैप हो जाती है। अब क्रोकोडाइल्स मछलियां नहीं होती, तो उन्हें हर 15 मिनट में सरफेस पे आके सांस लेनी पड़ती है। बट अगर ये क्रोकोडाइल फिशिंग नेट में फंस जाए तो ये सरफेस पे आके ब्रीथ नहीं कर सकती एंड ऐसे में इन क्रोकोडाइल्स की जान चली जाती है। उसी के साथ जब मुंबई में मानसून की शुरुआत होती है तब बहुत से मुंबईकर्स इन लेक को पिकनिक स्पॉट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे इन क्रोकोडाइल्स को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। बट फिर भी इन लोकेशंस पे क्रोकोडाइल अटैक बहुत ही रेयरली रिपोर्टेड है। क्रोकोडाइल्स कोल्ड ब्लडेड होती है, मतलब इनकी बॉडी मैमल्स की तरह नेचुरली हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकती एंड इसीलिए इन्हें बास्किंग करनी पड़ती है। बट पवई लेक पे कुछ लोग इन्हें बास्किंग करने से भी रोक देते हैं। अब अगर ये क्रोकोडाइल इस इंसान को अपने साथ पानी के अंदर ले गई
तो न्यूज ये बनेगी कि इस क्रोकोडाइल ने एक ह्यूमन पे अटैक किया है। तो क्या यही वो रीजन है जिस वजह से क्रोकोडाइल्स हमारे सिटीज में माइग्रेट कर रही है? तो क्रोकोडाइल्स को माइग्रेट करते हुए जरूर देखा गया, बट इनका माइग्रेशन बर्ड्स की तरह सीजनल नहीं होता, बल्कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि जिस वाटर बॉडी में क्रोकोडाइल्स रहती है वो अगर ड्राई हो जाए एंड क्रोकोडाइल को इनफ फीडिंग ना मिले तो अपने सर्वाइवल के लिए क्रोकोडाइल किसी और वाटर बॉडी में खुद को मूव कर सकती है। या अगर जिस वाटर बॉडी में क्रोकोडाइल्स रहती है वहां अगर फ्लडिंग हो जाए तो अपने अपॉर्चुनिस्टिक नेचर की वजह से ये क्रोकोडाइल्स पानी के फ्लो के थ्रू किसी रैंडम लोकेशन में खुद को मूव कर सकती है। एंड ऐसा ही कुछ देखा गया था वडोदरा फ्लड के वक्त, जब काफी सारे रेसिडेंशियल सोसाइटीज में क्रोकोडाइल्स फ्रीली स्विम कर रही थी एंड कुछ ने तो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स पे भी अटैक किया। बट रिसेंट टाइम में मुंबई में ऐसी कोई मैसिव फ्लडिंग हुई नहीं है एंड उसी के साथ विहार लेक, तुलसी लेक एंड पवई लेक के वाटर लेवल्स भी काफी ज्यादा स्टेबल है। फिर ऐसा क्या हो रहा है जिस वजह से इन क्रोकोडाइल्स को हमारे सिटीज में माइग्रेट करना पड़ रहा है? अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि मीठी नदी इन तीनों ही लेक से कनेक्टेड है एंड उसी के साथ उसके चैनल्स पूरे मुंबई में फैले हुए हैं, तो मीठी नदी के हेल्प से ये क्रोकोडाइल्स हमारे सिटीज में एंटर कर रही है। अगर हम इन क्रोकोडाइल रेस्क्यू इंसिडेंट्स के बारे में ध्यान से सोचे तो दादर के जिस पूल से क्रोकोडाइल रेस्क्यू हुई थी वहां मीठी नदी की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। इनफैक्ट इस पूल के फ्रंट साइड में दादर का बहुत ही फेमस शिवाजी पार्क है एंड बैक साइड में है दादर चौपाटी। मिलने वाली क्रोकोडाइल एक फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल थी एंड ये सॉल्ट वाटर में ज्यादा वक्त तक सर्वाइव नहीं कर सकती। मतलब उस क्रोकोडाइल का इस पूल तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। आइडेंटिकली ग्रैंड रोड से जिस क्रोकोडाइल को रेस्क्यू किया गया था वो एक बॉक्स में ट्रैप थी एंड जिस फुटपाथ से इस क्रोकोडाइल को रेस्क्यू किया गया था उसके अराउंड भी ऐसी कोई वाटर बॉडी या कोई फॉरेस्ट नहीं है जो मीठी नदी से कनेक्टेड हो। अगर ये क्रोकोडाइल्स खुद भी अगर चाहती तो भी इन लोकेशन तक उनका पहुंचना इम्पॉसिबल था। एंड जब मुलुंड से क्रोकोडाइल को रेस्क्यू किया गया था तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने खुद ये स्टेटमेंट दी थी कि रेस्क्यूड क्रोकोडाइल विहार लेक से मुलुंड तक खुद माइग्रेट नहीं कर सकती। मतलब कोई है जो इन क्रोकोडाइल्स को पर्पसली हमारे सिटीज में रिलीज कर रहा है। एंड मेरा यही डाउट क्लियर करने के लिए मैंने सोचा कि मैं किसी ऐसे इंसान से बात कर लेता हूँ जिसने आज से पहले इन क्रोकोडाइल्स को रेस्क्यू किया हो। ट्रेंड मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसा कोई ट्रेनिंग तो है नहीं कि लाइक कई सेशंस हो रहा है या कुछ हो रहा है जहाँ से ऑफिशियली किसी को ट्रेनिंग मिल रहा है। इवन ऑफ स्नेक रेस्क्यूज कोई ऐसा ऑफिशियली ट्रेनिंग लेके आ नहीं रहा है यहाँ पे जो रेस्क्यूज कर रहा है। ठीक है, एक तो कोई किसी से सीख के आ रहा है या कोई नया है कोई जो यूट्यूब पे देख के आ रहा है कि भाई चलेगा अभी मैं भी रेस्क्यू करूँगा। तो मोस्टली तो वैसे ही लोग हैं। लकीली अभी तक हमारा सामना इतने लाइक बड़े क्रोकोडाइल से नहीं हुआ है। हमने बड़े क्रोकोडाइल रेस्क्यू किए हैं बट मुंबई सिटी में नहीं किए है। एक लाइक जो ओशिवरा या मैं आर्य की बात करता हूँ या दूसरे किसी लोकेशन की बात करता हूँ मुंबई की। हाँ, नवी मुंबई साइड में हमने बड़ा क्रोकोडाइल रेस्क्यू किया था, उसके लिए हमने केज वगैरह बनाया था, डिज़ाइन किया था। बट कोई बड़े रेस्क्यू की मैं बात करता हूँ जो मुंबई में होगा तो वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि मुंबई जैसी जगह पे लाइक एक तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे लोगों को मैनेज करना, क्राउड कंट्रोल करना। स्नेक रेस्क्यू के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, स्नेक रेस्क्यू की भी मैं बात करता हूँ तो लोग लिटरली मुझे धक्का दे के पहले सांप का फोटो खींचने के लिए जाते हैं जब मैं सांप रेस्क्यू करते रहता हूँ। और अगर उसी जगह पे अगर कुछ क्रोकोडाइल या कोई दूसरा एनिमल आ जाता है तो बहुत चैलेंजिंग होता है। पहली बात तो क्राउड को मैनेज करना, हमने क्राउड को मैनेज कर लिया। तो भी सेकेंड चीज़ वही है कि रिसोर्सेज बहुत कम है। लाइक क्रोकोडाइल्स की बात करें तो ये यूजुअल नहीं है, बट अभी जैसे ये इंसिडेंट बढ़ते जा रहे हैं तो हम ये बात भी तो काफी जगह पे हुए हैं। मतलब सिर्फ मुंबई में ही 8 से 9 जगहों पे से क्रोकोडाइल्स रेस्क्यू हुई है। हाँ दैट इज, और सिर्फ मैं पब्लिक प्लेसेस की बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं बड़े क्रोकोडाइल्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, छोटे क्रोकोडाइल्स हो रहे हैं बट ऐसा यूजुअली बड़े क्रोकोडाइल्स रेस्क्यू नहीं हो रहा है। तो ये बड़े क्रोकोडाइल अगर किसी पब्लिक एरिया में आ जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रेस्क्यू हो सकता है। अगर आपको पता है कि किसी वाटर बॉडी में क्रोकोडाइल जैसा एनिमल है जो कि पवई में है, सबको पता है, तो आपको वो वाटर बॉडी के अंदर क्यों उतरना है? क्यों फ्रीली स्विम करना है आपको? आफ्टर ऑल वो वाइल्ड एनिमल है, आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या कब करेगा। शायद वो अनइंटेंशनल अटैक हो सकता है जो इंटेंशनली नहीं किया होगा क्रोकोडाइल ने। बट आफ्टर ऑल आपको क्यों सामने से किसी वाटर बॉडी में जाना है जहाँ पे क्रोकोडाइल है? आप अवॉइड कर सकते। जो क्रोकोडाइल ओशियाना से रेस्क्यू हुई, कितने चांसेस है कि ये क्रोकोडाइल जो थी वो विहार या तुलसी लेक या पवई से आई थी? मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे कुछ चांसेस है इस क्रोकोडाइल का उतने दूर तक माइग्रेशन करने विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। उसके अंदर कुछ ना कुछ चांसेस है, पॉसिबिलिटी है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस हो। ऑफ कोर्स इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर मैं जुवेनाइल क्रोकोडाइल की बात करूँ तो क्रोकोडाइल्स माइग्रेशन करती है, एडल्ट क्रोकोडाइल माइग्रेशन करती है बहुत लंबे डिस्टेंस तक भी, एक वाटर बॉडी से दूसरे वाटर बॉडी तक माइग्रेशन करती है वो। बट जुवेनाइल क्रोकोडाइल्स अगर मुंबई में माइग्रेट कर रही है तो यहाँ पे बहुत सारे बैरियर्स आ रहे हैं बीच में।
ठीक है, सिर्फ लैंड ही अकेला बैरियर नहीं है, यहाँ पे रोड्स है, सर्वाइवल भी है। सबसे बड़ा, हाँ, सर्वाइव करने इतने दूर डिस्टेंस तक, अगर मैं पवई से भी ओशिवरा की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है ये, और बीच में क्या नहीं है, रेजिडेंशियल एरिया है, रोड्स है, हाईवे है, JVLR है, इतने सारे रोड क्रॉस करके एक जुवेनाइल क्रोकोडाइल का खुद से नेचुरली वहाँ पे आना इम्पॉसिबल है। सो ये किसी ना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के वजह से हुआ है। तो राज के साथ बात करने पे हमें ये पता चला कि इस क्रोकोडाइल स्पॉटिंग के पीछे ह्यूमन इंटरफेरेंस मतलब वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग का एंगल भी हो सकता है। अब जनरली ऐसा माना जाता है कि जब आप किसी एनिमल को एक कंट्री से दूसरी कंट्री इलीगली मूव करें तभी उसे वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग कहा जाएगा। बट अगर आप महाराष्ट्र के अंबोली घाट में मिलने वाले मलाबार पिट वाइपर को विदाउट परमिशन मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क में मूव कर देते हो तो उसे भी ह्यूमन इंटरफेरेंस मतलब वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग में काउंट किया जाएगा। एंड क्रोकोडाइल्स के साथ ये ट्रैफिकिंग कैसे होती है ये समझाने के लिए मैं आपको सॉफ्टशेल टर्टल का एग्जांपल दूंगा, क्योंकि ये एनिमल क्रोकोडाइल्स के ही इकोसिस्टम में कोएग्जिस्ट करता है। आप में से बहुत से लोगों ने आज से पहले इस टर्टल को जरूर देखा होगा, बट शायद आपको ये बात नहीं पता कि सॉफ्टशेल टर्टल एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है एंड इसे अपने घर में रखना या इसे किसी को बेचना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। बट फिर भी आप बहुत सारे वेल्स में एंड लोगों के घर पे इस टर्टल को देख सकते हो, क्योंकि ये टर्टल्स हमारे रिवर में रहते हैं एंड जब बारिश के वक्त रिवर का पानी ओवरफ्लो होकर खेतों में पहुंचता है तो उसी वाटर के फ्लो के साथ ये टर्टल्स भी खेतों में आ जाता है। बट जब बारिश बंद हो जाती है एंड वाटर लेवल सेटल होना शुरू करता है तब ये टर्टल्स वापस रिवर में नहीं जा पाते, जिसके बाद लोग इन्हें पकड़ लेते हैं एंड फिर लोग या तो इन टर्टल्स को अपने वेल्स में रख देते हैं या तो इसे मार्केट में सेल कर देते हैं, जिससे ये टर्टल्स आपके घरों तक पहुंच जाते हैं। एंड ऐसा ही कुछ क्रोकोडाइल्स के साथ भी होता है। तो पवई लेक, तुलसी लेक एंड विहार लेक से जुवेनाइल क्रोकोडाइल्स को पकड़ना कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है एंड उसी के साथ ये जुवेनाइल क्रोकोडाइल्स बहुत से वक्त फिश ट्रैप में फंस जाती है। अगर कोई फिशरमैन पूरा महीना मछलियां बेचने के बाद 1000 रुपए कमाता है, बट एक क्रोकोडाइल बेचने पे उसे एक ही दिन में 5000 रुपए मिल जाते हैं, तो ऐसे में फिशरमैन एथिकली सोचेगा या फाइनेंशियली सोचेगा। एंड लोग जब इस क्रोकोडाइल को खरीद लेते हैं फिर थोड़े वक्त के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि वो इस जानवर को अपने घर पे नहीं पाल सकते, फिर या तो वो इन्हें गटर में छोड़ देते हैं या तो रस्तों पे। एंड इसी तरीके से क्रोकोडाइल्स किसी ऐसे लोकेशन पे पहुंच जाती है जहां से खुद से पहुंचना इम्पॉसिबल है। बट अगर मुंबई में ऐसा कुछ हो रहा है तो हमारे ऑफिशियल्स इसके अगेंस्ट कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे? तो रिसेंटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काफी सारे लोगों को इलीगल क्रोकोडाइल ट्रेड के ऑफेंस में अरेस्ट किया है। बट ये सब चीजें इतनी ज्यादा मैक्रो लेवल पे होती है कि किसी भी इंसान के लिए इसे ट्रैक कर पाना इम्पॉसिबल है। इसे सिर्फ तभी ट्रैक किया जा सकता है जब कोई इंसान इस क्रोकोडाइल को सेल करे एंड उसकी टिप हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास हो। एंड इसीलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हमारे अराउंड कोई भी ऐसा इंसान है जिसने अपने घर पे क्रोकोडाइल रखी है या जो क्रोकोडाइल्स को बेचता है तो हम ऑफिशियल्स को इसके बारे में इन्फॉर्म करें। एंड शायद इसी तरीके से हम मुंबई पे होने वाले इस क्रोकोडाइल अटैक को रोक सकते हैं।